अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से तुर्की का जो फॉरेन पॉलिसी का एक एजेंडा है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें एग्रेशन नज़र आता है और हम देख रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम के जहाँ जहाँ पर गैप नज़र आता है, जहाँ जहाँ पर तुर्की को लगता है कि यहाँ पर लीडरशिप की कमी है, जहाँ पर लोग पीछे हटते नज़र आते हैं, जहाँ पर मुमालिक जहाँ स्टांस के ऊपर स्टांस लेने से, जहाँ पर पाँव पर खड़े होने से कतराते हैं, घबराते हैं, वहाँ पर वो जगह जो खाली होती है उसको तुर्की हमें फिल करता नजर आता है। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि तुर्की के जो सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, उनकी जानिब से ऐलान किया गया है कि तमाम वो मुमालिक पूरी दुनिया के और ख़ास तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड के जो कि दो कौमी नज़रिए के ऊपर यकीन रखते हैं और फ़लस्तीन के दो कौमी नज़रिए की हमायत करते हैं, वो इजराइल की जानिब से जो गैर कानूनी इक़दाम किए जा रहे हैं उनमें हमारा साथ दे, उनमें फ़लस्तीन का साथ दे और इजराइल के गैर कानूनी जो इक़दाम हैं जो कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं उनकी सरजनश करें, उनके ऊपर तनकीद करें, उनको रोकने के लिए इक़दाम करें। अब जो बात हमने की कि किस तरीके से ये खाली जगह थी जिसको तुर्की अब फिल करने जा रहा है। ओआईसी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन समझी जाती है और इसका बहुत कलीदी किरदार समझा जाता रहा है पास्ट में। तकरीबन 57 के करीब 58 के करीब ये ममालिक हैं जिसमें मुस्लिम ममालिक और कुछ गैर मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं जो कि मुसलमानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ओआईसी में का जो लीडर है वो सऊदी अरब माना जाता है, सऊदी अरब इसको लीड करता है और ये जिस तरह नेटो है उसी तर्ज का एक अलायंस है जिसका मकसद जब ये बनाया गया तो उसका मकसद ये था कि मुसलमानों को जिन जिन इलाकों में जिन मुस्लिम ममालिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो उनकी उन इलाकों में मदद की जाएगी और जब भी मुसलमानों के इंटरेस्ट को चैलेंज दरपेश होगा तो वहां पर भी तमाम मुस्लिम ममालिक एक साथ मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे। तो इनका ओआईसी जब बनी तो उसका कोर पर्पस जो था, एक बुनियादी मकसद जो था वो एक ये था कि फ़लस्तीन के जो आवाम है, फ़लस्तीन के जो लोग हैं उनको उनके हुकूक दिलाए जाएंगे। इजराइल की जानिब से जो गैर कानूनी इक़दाम किए जाते हैं उनकी मज़म्मत की जाएगी। और अगर आपको याद हो जब इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में इजराइल के ताउन से एक अरब पीस डील के नाम से एक मुआहदा तय किया गया जिसमें यूएई की जानिब से तस्लीम किया गया इजराइल को और उनके साथ बहरीन था, बाद में सूडान भी इसमें शामिल हुआ। तो यूएई की जानिब से जब पहला कदम उठाया गया तो यूएई ने ये ऐलान किया कि हम मामलात को दूसरे तरीके से हल करने जा रहे हैं, बाकायदा डायरेक्ट हिट करने की बजाय इजराइल के साथ मामलात को बेहतर करेंगे और फ़लस्तीनियों के हकूक के लिए बात करेंगे। फ़लस्तीनियों के लिए हम अपनी आवाज़ को इस तरीके से बेहतर अंदाज में बुलंद कर सकते हैं। तब भी जब ये एग्रीमेंट किया गया तब भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये एक ढकोसला है, इसके ऊपर कोई इक़दाम नहीं किया जाएगा। इससे ना तो उस एग्रीमेंट में फ़लस्तीनियों की बात की गई, ना कोई उसमें तय किया गया कि किस तरीके से फ़लस्तीनियों की हमायत की जाएगी, किस तरीके से उनका जो कॉज है उसको सपोर्ट किया जाएगा, किस तरीके से इजराइल को वहाँ पर प्रेशराइज किया जाएगा, उसमें भी इसका जिक्र नहीं था। और अब जबकि इजराइल की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो तकरीबन 108 नई इलीगल नई सेटलमेंट जो है वो करने जा रहा है, नए वो जगह जहां पर वो अपनी आबादकारी वो करता है गैर कानूनी तौर पर। तो 108 उनकी हुकूमत, उनकी जो मैनेजमेंट है उनकी जानिब से 108 नए मंसूबे उनका ऐलान किया गया है जिसमें नए इलाकों में ये सेटलमेंट्स की जाएंगी। इसके ऊपर तुर्की की जानिब से कहा गया कि इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और ये गैर कानूनी जो इक़दाम हैं इनको रोकना चाहिए। अब इसमें अगर किसी को इससे पहले डाउट था कि नहीं हमें मौका देना चाहिए, यूएई को हमें मौका देना चाहिए, सऊदी अरब को हमें मौका देना चाहिए, बहरीन को, सूडान को, दीगर ममालिक को, ताकि इजराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाकर हम इसके ऊपर काम कर सकें और फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए बात कर सकें। तो अभी ये इशू उठा, अभी ये ऐलान किया गया तो आप देख लें ना सऊदी अरब की जानिब से, ना यूएई की जानिब से, ना बहरीन की जानिब से कोई इसकी ना तो मज़म्मत की गई और ना ही इसके ऊपर कोई ओआईसी में ना कोई इसके ऊपर इजलास तलब किया गया, ना ही तलब किया जाएगा और ना ही इसके ऊपर कोई उस तरह का इक़दाम उठाया जाएगा।
تو یہ وہ منافقانہ رویہ ہے جس کے اوپر ہم بار بار بات کرتے ہیں، جو سعودی عرب کو، یو اے ای کو اور دیگر عرب ممالک کو آہستہ آہستہ اسلام اور مسلمانوں سے دور لے کر جا رہا ہے۔ اب وہاں پر اب اوورال اگر بات کریں تو وہاں پر کیا جاتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے تقریباً 32 سے 38 سال ہو چکے ہیں جب سے فلسطین کی جانب سے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا اعلان کیا گیا ہے، اور ان کے 32واں ایگزیکٹلی 32واں ان کی اینیورسری آ رہی ہے جب سے انہوں نے انڈیپینڈنٹ فلسطینین اسٹیٹ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ جب وہ اپنے اس اقدام کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر وہاں پر تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو یہ وہی ٹائم چوز کیا گیا، اور اس ٹائم میں اسرائیل کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ تقریباً 108 کے قریب وہ نئی سیٹلمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ اب اس میں جو ترکی ہے اس کا ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ غیر قانونی طور پر سیٹلمنٹ کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک الگ سے اسرائیل کے نام سے ایک ملک ہونا چاہیے، اس کو تسلیم کرنے کے حوالے سے آپ دوسرے عرب ممالک سے آپ رابطے میں بھی رہتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ آپ کی جو حدود ہیں اسرائیل کی وہ کہاں جا کر رکتی ہیں، ان کا تعین کر دیں تاکہ وہ لوگ جو تسلیم کرتے ہیں، جو تسلیم نہیں کرتے، ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ لیکن اس کے اوپر بھی اسرائیل نے کبھی بھی نہ اس کا کوئی جواب دیا ہے، نہ اس کے اوپر انہوں نے کبھی کوئی اقدام اٹھایا ہے۔ تو جو ایک ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل کا، اس میں فلسطین نام کی کوئی ریاست نہیں، فلسطین نام کے فلسطینین جو ایتھنیسٹی رکھنے والے لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں، ان کا جو گریٹر اسرائیل ہے اس میں فلسطین جو اسٹیٹ ہے اس کا کوئی حصہ نہیں، جو اسرائیل ہے وہ پورا جو فلسطین اس وقت ہے اس کے اوپر محیط ہے، اور وہ اسی پلان کے تحت تمام تر اقدامات کر رہے ہیں۔ اب ود دا پیسیج آف ٹائم اگر آپ دیکھیں میپ کے اوپر ان کو اگر دیکھا جائے تو جو ابھی تک کی ویسٹ بینک ہے، عالمی قوانین کے مطابق، یو این کے قوانین جو قراردادیں ان کے مطابق ویسٹ بینک اور یروشلم کا جو علاقہ ہے، قدس کا جو علاقہ ہے، اس میں اب یہ جتنی بھی 108 کے قریب سیٹلمنٹ ہے یہ قدس کے علاقے میں یہ کی جائے گی۔ تو یہ تمام تر علاقہ جو ہے یہ عالمی قوانین کے مطابق یہ غیر قانونی طور پر یہاں پر قابض ہے، اور یہاں پر یہ سیٹلمنٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر یہی اقدام پاکستان کی جانب سے کیا جاتا، یہی اقدام ترکی نے کیا ہوتا، یہی اقدام کسی مسلم ورلڈ کی جانب سے کیا گیا ہوتا، تو اس کے اوپر بہت زیادہ قوانین بنائے جاتے۔ اب صرف ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ اسلامو فوبیا کا، جس کے اوپر پتہ ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ایجنڈے کے تحت، پلان کے تحت ایمینوئل میکرون کی گورنمنٹ نے اس کو بیک کیا اور اس کے اوپر اقدامات کیے۔ تو جب ترکی کی جانب سے اس کے اوپر تنقید کی گئی تو بجائے اس کے اپالوجیز کرتے، بجائے اس کے کہ معافی مانگتے، بجائے اس کے کہ اپنے کیے کے اوپر شرمندگی کا اظہار کرتے، تو الٹا انہوں نے یورپی یونین کو ساتھ میں ملایا، اور اب وہ پلان کر رہے ہیں کہ ترکی کے اوپر مزید پابندیاں عائد کی جائے، اور صرف ڈیفنس سسٹم رشیا سے لینے کے اوپر اور امریکہ کو ڈچ کرنے کے اوپر، ترکی کے اوپر امریکہ پابندیاں لگانے کے اوپر اقدام کرنے کا سوچ رہا ہے، اس کے اوپر مسودہ بھی تیار کر لیا گیا۔ تو جسٹ یہ ایک ڈھکوسلا، ایک دوگلا پن اور انسانی حقوق کے نام پر یہ ایک جو زیادتی کی جاتی ہے خاص طور پر مسلمان ممالک کے ساتھ اور خاص طور پر مسلمانوں سے، یہ یہاں پر نظر آتی ہے۔ اسرائیل جو کہ غیر قانونی ہے، تسلیم شدہ ہے، غیر قانونی وہاں پر سیٹلمنٹ کرتا ہے، نئی سیٹلمنٹ کا اعلان بھی کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی جانب سے ان کے اوپر نہ تو کوئی آواز بلند کرے گا، نہ کوئی اس کے اوپر تنقید کرے گا، اور نہ ہی کوئی عالمی عدالت میں جا کر ان کے اس اقدام کو چیلنج کرے گا۔ ترکی اس کے اوپر آواز بلند کرے گا تو ترکی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا اور مزید پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دی جائے گی۔ ایران اگر بات کرے گا تو ایران کے اوپر اس کو پریشرائز الگ سے کیا جائے گا۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جہاں پر مسلم ممالک، عرب ورلڈ جو ہے وہاں ان کا دگلا پن نظر آتا ہے، اور یہ وہ معاملہ تھا جس کے اوپر OIC کا لیڈر ہونے کے ناطے سعودی عرب نے لیڈرشپ کا رول پلے کرنا تھا، لیکن یہ گیپ چھوڑا گیا، موقع دیا گیا، جس کو ترکی اب فل کرنے جا رہا ہے۔ ترکی کا جو 2023 کا پلان ہے اس میں یہ ان کے ایجنڈے میں شامل ہے کہ تمام مسلم ممالک، تمام مسلمان دنیا میں جہاں بھی سفر کر رہے ہیں ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں گے، جہاں پر لیڈرشپ کی ضرورت ہے، جہاں پر اقدامات کی ضرورت ہے، وہاں پر وہ بذات خود جا کر، اور اگر ویسے
सफारती महाज के ऊपर वो उन मुसलमान ममालिक की मदद करेंगे। हमने देखा कि किस तरह आज़रबाईजान और आर्मीनिया के मामले में किस तरह आज़रबाईजान को बैक किया तुर्की ने, और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि इजराइल के मामले के ऊपर और फलस्तीन के मामले के ऊपर हमें एक मुकम्मल और वाज़े और स्ट्रॉन्ग किस्म की एक पोजीशन लेता तुर्की हमें नजर आएगा। दूसरी जानिब ये जो इक़दाम किए जा रहे हैं, एट दी एंड आपको बताता चलूं कि ये इक़दाम उसी सिलसिले की कड़ी है जिस तरह शाह सुलेमान ने मुतालबा किया है कि पूरी दुनिया से कि वो ईरान के ऊपर पाबंदियां आयद करे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को जा रहा है और उनकी जगह पर जो बाइडन आएंगे। जो बाइडन की जानिब से ईरान के हवाले से पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि वो 2015 के मुआहदे को बहाल करेंगे, उसी के मुताबिक चलेंगे। जबकि फलस्तीन के हवाले से उन्होंने कहा था कि फलस्तीन को एज ए स्टेट ट्रीट किया जाएगा, इसी तरह इजराइल को भी एज ए स्टेट ट्रीट किया जाएगा। किसी की जानिब बाइसनेस शो उस तरह नहीं की जाएगी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की पार में, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, बल्कि अभी भी हैं, तो उनकी प्रेसिडेंसी में जिस तरह के इक़दाम किए जाते रहे, तो उनके ये तकरीबन 2 माह का अरसा है। इस अरसे में उन इक़दाम को तेज किया जा रहा है, अप्रूवल किए जा रहे हैं, सेटलमेंट की जा रही हैं, और जितने भी इक़दाम वो कर सकते हैं इजराइल और ख़ास तौर पर सऊदी अरब और अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप की जो मैनेजमेंट है, ये जितने इक़दाम इन ममालिक के ऊपर पाबंदियां लगा सकते हैं वो इक़दाम ये कर रहे हैं, वो पाबंदियां लगा रहे हैं। और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। तुर्की आने वाले वक्त में हमें मुख्तलिफ जगहों पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का स्टांस लेता नजर आएगा। जो बाइडन के आने से भारत को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तो जब मकबूजा कश्मीर की बात होगी तो उस वक्त भी हमें तुर्की हमारे साथ खड़ा होता नजर आएगा। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि बहुत सारे मामलात में अभी से तेजी आ रही है, और ये जब मामलात होते हैं तो ऐसा लगता है कि काफ़ी ख़राब हो रहा है, जो कि एक्चुअली वाकई गलत होता है। लेकिन इस तरह के इक़दाम से आने वाले वक्त में जो इस तरह के डिस्प्यूट होते हैं उनमें तेज़ी आती है, और वो या तो राइट डायरेक्शन में जाते हैं या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। दूसरे लफ्जों में कह लें कि उनका कट्टी कट्टा जो है वो निकल आता है। तो हमने ये देखना है कि जिस तरह आज़रबाईजान और आर्मीनिया का मसला हल हुआ, फलस्तीन का मसला भी क्या अपने रिजॉल्व की जानिब बढ़ रहा है, अपने सोल्यूशन की जानिब बढ़ रहा है। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का मसला भी उसी तरह आगे बढ़ रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जितने भी मुसलमानों के ये दरीना मामलात है, दरीना इशू हैं, इनमें हम काफ़ी बड़े लेवल पर तब्दीलियां देखते हुए हमें इसको देखेंगे भी, और हमें ये बड़े चेंजेस नजर भी आएंगे इंशाल्लाह। जैसे कोई नई अपडेट आएगी, इसमें कोई मजीद पेशरफ्त होगी, इसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक लाजमी दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।